नमस्कार दोस्तों। हम यूपी पीसीएस के 34 वर्षों के पीवाईक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और तथ्यों को कवर कर रहे हैं। यह इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और आज हम 1992 के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन इस सीरीज़ के सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको एडवांस में दिए गए हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इनका रिवीजन कर सकें, जल्दी से तैयार कर सकें। बहुत ही संक्षिप्त में नोट है। आप नोट लेने के लिए सीधे नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वहाँ पे लिंक दिया गया है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोट ले लेंगे। अब चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब ये है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है मंत्री स्तर के सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं। बी कह रहा है केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं। और ऑप्शन डी में कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन तीनों की बात की गई है। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मतलब सामने जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि इससे आप एक तरह से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहेगा। और जब आपने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया तो हो सकता है कि आपका उत्तर सही हो जाए या हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो जाए। दोनों ही स्थितियों में जब मैं उत्तर पर डिस्कशन करूँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उनको ग्रहण कर पाएंगे, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ सुनने के प्रोसेस में हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये चीज़ें उतनी आसानी से आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। आप सुन लेंगे, अच्छा लगेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने दिमाग लगाया तो जो बाकी बातें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। उसके बाद से आप नोट लेके एक ही बार भी रिवाइज़ करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो अपना उत्तर सोच लीजिए। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। देखिए, हमने तो ऐसे विस्तार में बातें की हैं, जब संसद पढ़ रहे थे मंत्रियों के बारे में बातें हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानने लायक है कि संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों की बात की गई है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये पिरामिड मैंने बना दिया। ये सबसे ऊपर का स्तर है, ये बीच वाला जो है इनको राज्य मंत्री कह सकते हैं आप, और नीचे वाला उप मंत्री के लिए है। तो 3 स्तर हैं। सबसे पहले नंबर पे है मंत्रिमंडलीय स्तर, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पे है राज्य मंत्री होते हैं, उनसे थोड़ा नीचे का दर्जा होता है। उसके बाद से उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, यह है आपका उत्तर। राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। आप जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, जैसे मान लीजिए अकस्मात मृत्यु हो गई या किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है उनकी जगह पे कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। मान लीजिए ये भी नहीं है, तब क्या होगा बताइए। उस समय कौन राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब कार्यभार संभालेंगे कौन, जब तक कि नए राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाते। पहले नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरे नंबर पर है लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरे नंबर पर है मंत्रिपरिषद। और डी है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है। चलिए देखते हैं, इसके उत्तर की बात करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा, ये व्यवस्था की गई है। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि ये मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब क्या होगा, तब कौन व्यक्ति कार्यभार संभालेगा। उस स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो कार्यभार संभालेंगे। ऐसा होता नहीं है कि ये पद भी खाली है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय जो भी उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति या फिर मुख्यमंत्री के प्रति। आपने उत्तर सोच लिया। चलिए राज्यपाल की अगर बात करें
तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 साल के लिए। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कौन नियुक्ति करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यह भी वर्णित है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं, अर्थात वह 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर ऊपर आपने पढ़ा है तो गलती हो सकती है, तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। इनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, होनी ही चाहिए। एक कोई ऐसा है जो नहीं भी होगा तो चल जाएगा, वो कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। और आप लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप में से कई दोस्तों ने बताया था कि मैंने इतना स्कोर किया, इतना मेरा सही था। आप लिखेंगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी। राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है कि क्या क्या बेसिक अर्हताएं होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, क्या सांसद बनने के लिए अनिवार्य है, ऐसी व्यवस्था है? क्या राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके लिए ज़रूरी है? और अगला क्वेश्चन ये है, क्या ग्राम पंचायत में प्रधान बनने के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि नहीं, ये आपको बताना है। क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। पिछले 2-3 सालों में या 4-5 सालों में ऐसी कई खबरें आई हैं, तो बताइएगा इसका उत्तर। अच्छा, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है किसका, कि वो शिक्षित होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है, ये बताना है। 1 साल, फिर 6 महीने, या फिर 2 साल, या फिर 3 साल, बताइए। सोच लिया? चलिए अब मेरी बारी। राष्ट्रपति शासन की बात करें, अब यहाँ पे कुछ तथ्य ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 356 में खंड 5 जोड़ा गया और एक विधि बनाई गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया, यानी कि 1 साल तक के लिए रहेगा। इसका अपवाद भी हो सकता है। अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना संभव नहीं है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 1 साल की व्यवस्था की गई। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए एक संकल्प पारित करना होगा और फिर यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो पहले तो 1 साल की बात की गई, फिर कहा गया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग कह दे कि नहीं अभी चुनाव नहीं हो सकता, 352 के तहत भी अभी कहीं आपात लगा हुआ है, तो फिर बढ़ाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अच्छा, किस सभा का अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य नहीं होता है? आगे चल के एक्चुअली एक लाइन में बार बार बोलना चाहता हूँ लेकिन बड़ा कंट्रोल करता हूँ, पता है क्या, कि आगे चल के पूछा गया है, ये बार बार पूछा गया है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूँगा ना तो आप चिढ़ने लगेंगे। एक समय तक अच्छा लगेगा कि क्या बात है, सर ने बता दिया कि देखो पूछा गया है, लेकिन बार बार कहूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ जी पता है, बार बार मत याद दिलाइए, आप अपना काम करिए। तो इसीलिए मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से आता है कि देखिए ये पूछा गया है, आगे कई बार आपको दिखेगा। तो फिलहाल इसमें से कौन सी सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके सदस्य नहीं होते, अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, या फिर विधान परिषद के? ठीक है, उत्तर चुन लिया आपने। चलिए इसका जो उत्तर है वो है ए, उपराष्ट्रपति। आप जानते हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति अध्यक्ष एक ही बात है, ठीक है, तो सभापति होते हैं और अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। ये मतलब कहने का ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक सभापति भी बन जाते हैं, इसके अलावा कोई और लाभ का पद नहीं धारण करेंगे।
यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही पूछा भी गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कितनी उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है या चुने जाने के लिए, तो उतनी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सदस्य नहीं होगा वो, ठीक है, उपराष्ट्रपति। ये सही उत्तर है। इसके बाद से राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। किसकी बात हो रही है? राज्यसभा के सदस्य की। महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसका उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से आगे पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी गलती हो जाती है। जैसे अभी हमने क्या कहा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इसका कोई उत्तर, जितने भी ऑप्शन होंगे अगर दिया गया 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी दिया है, वो सही नहीं होगा। ये अस्थायी निकाय है, भंग नहीं होता, परमानेंट है ये। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 6 साल बाद वो आप कहिए रिटायर हो जाएंगे, पद खाली कर देंगे, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें भी एक चालाकी हो जाती है क्वेश्चन जब बनाया जाता है। यहाँ पर 2/3 सदस्य प्रत्येक 1 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितना सिमिलर लाइन है ना, सुनने में लगता है कि अरे हाँ कुछ तो है। सब कुछ आपके सामने ही लिखा है, लेकिन मैं अगर पढ़ूँ घुमा फिरा के तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ 2/3 सदस्य प्रत्येक 1 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना होता है, नहीं तो थोड़ा सा घुमाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, हमने पढ़ा है, गलती हो जाएगी। सदस्य कितने? 1/3 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आज चुना गया है 2 साल बाद हट जाएगा। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हर 2 साल में उसमें से 1/3 सदस्यों के 6 साल पूरे हो जाते हैं, वो पद खाली कर देते हैं। फिर बाकी जो पद खाली हैं उनके लिए चुनाव होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कई तरह के विधेयक आते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, टॉप 300 में भी पढ़ा है, तो उसमें तो मैंने पूरा विस्तार से समझाया है। यहाँ क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। कौन तय करेगा कि जो प्रस्ताव आया है ये धन विधेयक है, मतलब जिस पे कानून बनाया जाना है, धन विधेयक के लिए वो बिल आया। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, या फिर चौथा मंत्रिपरिषद तय करती है। चलिए, आपने उत्तर देख लिया है, एक कॉपी लेके बैठिए, उस पर लिखते चलिए। धन विधेयक की बात करते हैं, कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। इस बार यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था 109 करके। इस बार का मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। हो सकता है इस वीडियो को कुछ लोग बाद में देखें, काफ़ी बाद में, तो उन्हें लगे किसकी बात हो रही है। खैर, तो अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये अगला तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लोकसभा में ही आएगा तथा लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है। अब इस पे हमने विस्तार से बातें की थी, फिलहाल यहाँ भी लिखा हुआ, यदि राज्यसभा इसमें संशोधन करती है तो इसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। राज्यसभा ने कहा कि बिल में थोड़ी सी ये बात ऐड कर दीजिए, या ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, इसको हटा दीजिए। ये लोकसभा के ऊपर है कि ठीक है, आपने कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन हम नहीं मानते, या फिर ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात। ये पूरी तरह से लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। यदि बिना किसी संशोधन के राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोके रखती है तो इसे पारित मान लिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक के रख सकती है। ठीक है, 14 दिनों तक अगर राज्यसभा में इस पर कोई बात नहीं होती, या मान लीजिए बातचीत चल रही है सब कुछ, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ, तो मान लिया जाएगा कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म,
ये लोकसभा में पारित माना था, वैसे भी अब हो गया। 14 दिन का टाइम दिया था, आपने कुछ किया ही नहीं, तो पारित मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये साधारण विधेयक होता तो राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती थी, उसके बाद कोई आगे कार्रवाई होती? ये आप कमेंट में बताइए, महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? बताइए, चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्या ये चुनाव आयोग करता है या फिर कोई और करता है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बने हैं पहले भी, पहले मतलब फिलहाल हम 1992 में है, तो मुझे कहना चाहिए आगे भी ठीक है। खैर, चुनाव की अधिसूचना की बात करें तो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के लिए तथा राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के लिए जारी करता है। यानी कि अगर लोकसभा का चुनाव है, जैसे कि भी आम चुनाव हुए, तो उसके लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राज्यपाल जारी करते हैं। चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव संबंधी जो भी समस्याएं हैं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, ये सारा काम चुनाव आयोग का है। ठीक है ना? तो ये बातें हो गई। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? बताइए, सोच लिया आपने? आइए मैं बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 234 यह, ठीक है, इसके अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष का होगा, जिस दिन बैठक होती है वहाँ से। प्रत्येक नगर पालिका यदि उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, तो अगर पहले ही विघटित हो गई तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर अलग तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा। फिलहाल फिर शुरू से सब होता है ना, जैसे विघटित हो गई तो फिर चुनाव होगा, फिर सारी चीज़ें होंगी। तो ये बातें ध्यान रखिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये क्वेश्चन आप कई बार देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपको एक चीज़ देख के बहुत संतुष्टि मिलती होगी कि यार कितनी बार एक ही चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछी जा रही हैं। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 77-78 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ये सारे प्रश्न पहले भी कई बार पूछे गए हैं। चलिए, सही इसका उत्तर सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। कार्यपालिका या फिर विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीड़ करता है, शून्य करता है, या न्यायालय को यह शक्ति होगी, और न्यायालय की यह शक्ति होगी कि उसे शून्य करें। एक सेकंड रुकिए ज़रा, इस लाइन को मैं एक बार पढ़ के फिर बताता हूँ। हाँ, लाइन ठीक लिखिए, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी पढ़ने में, फिर पढ़ते हैं। कार्यपालिका या फिर विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीण करता है या फिर शून्य करता है। सॉरी, फिर मैंने वही गलती की है, इसको मैं समझाता हूँ। कभी कभी ना लाइन पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है अपने तरीके से बता दें। मान लीजिए कि सरकार ने कोई नियम बनाया, विधानमंडल ने कोई कानून पारित किया, वो जो कानून है वो मूल अधिकारों पर प्रहार कर रहा है, उन्हें कम कर रहा है। ठीक है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, मूल अधिकारों को सीमित कर रहा है, तो वो उस सीमा तक शून्य माना जाता है जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों के खिलाफ है। आई बात समझ में? तो और ये अधिकार किसको दिया गया है? ये न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो शून्य घोषित कर दे, उसे अप्रभावी घोषित कर दे। ठीक है ना? जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी कानून में मान लेते हैं 4 प्रावधान हैं, उनमें से एक प्रावधान ऐसा है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो इसे न्यायालय रद्द कर देगा, बाकी 3 ठीक हैं, तो ये नहीं लागू होगा, बाकी 3 लागू हो सकते हैं। तो ऐसे चलता है। अनुच्छेद 32 और 226, ये अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार उच्चतम, ये 32 वाला जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 वाला हाई कोर्ट के लिए,
उच्चतम और उच्च न्यायालयों को रिट निकालने की शक्ति देता है। रिट के बारे में हमने पढ़ा है ना, कितने प्रकार के रिट होते हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो रिट निकाल के भी मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके बाद ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत के प्रश्न। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बताइए। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। कई बार ये मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। चलिए, अगर हम उत्तर की बात करें साथ ही अन्य तथ्यों की बात करें तो मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो विशाखदत्त ने की थी, महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन भारत के प्रथम वृहद और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो पहली लाइन जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और आज फ़िलहाल आज के समय में जो पैटर्न चेंज हुआ यूपी पीसीएस में, अब सिर्फ इतना नहीं पूछते कि किसने रचना की, कुछ जो महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक संदर्भ में उनके बारे में ये जाना जाता है, मतलब पूछा जाता है कि बताइए ये किस बारे में था। जैसे मुद्रा राक्षस से क्या जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में, उस समय के समाज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, पूरी नहीं लेकिन हाँ जानकारी मिलती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि स्नानागार के बारे में पूछ लिया, कभी किसी मूर्ति के बारे में पूछ ले, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले कहीं पे, कोई धातु कहीं मिली, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी पूरी लिस्ट आपको दी गई है। फिलहाल बताइए कि स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? सोच लिया? चलिए अब मेरी बारी है। बृहद स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा घुमाना चाहें तो ईंटों को हटाकर पत्थर की बात कर दें कि पत्थर से बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसलिए लिखा है कि एक बार देख लीजिए, कभी एग्ज़ाम में एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और उसने ऐसा पूछ लिया तो थोड़ा भी ध्यान रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये कहने में अब थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है यूपीएससी के मामले में भी, पीसीएस में भी, क्योंकि ये लोग पता नहीं कब कौन से आंकड़े पूछ लेते हैं। तो बस एक दो बार इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा, नोट में रहेगा। तो स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्ति से बने एक कूप का अवशेष प्राप्त है जो संभवतः स्नानागार के लिए जल आपूर्ति करता था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। अच्छा, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? कब से ऐसा लगता है कि हाँ मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी हमारे देश में? पूर्व आर्य की बात है उस समय, या फिर उत्तर वैदिक काल में, या फिर मौर्य काल में, या कुषाण काल में? थोड़ा सा डीप जाके पूछा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको उत्तर पता होगा। फिलहाल अब यहाँ आते हैं। पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सबसे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो फिलहाल आपका उत्तर मिल गया ना, यही सही उत्तर है। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है और मौर्यों के शासनकाल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का ज्ञान होता है। जो लिखित इतिहास है अच्छे से, जो तिथि के हिसाब से, उसका भी ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी आए, कुषाण वंश उसमें महत्वपूर्ण थे, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है ये मौर्योत्तर काल में आए थे, तो कभी कभी इनडायरेक्ट जानकारी काम आती है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ठीक है, शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर ये सभी, कौन नहीं था? तो इसके हिसाब से आप लगाएंगे, पूछा गया कौन नहीं था, ये नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने शाक्य के बारे में सुना होगा कम से कम। तो फिलहाल अपना उत्तर देख लीजिए, बाकी उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए। प्रारंभिक गणतंत्र बौद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इनमें आपको पहले तो अच्छे से पढ़ लीजिए, शाक्य ऊपर ही दिया गया है। इनमें आपको वो जो लास्ट सी नंबर पे था वो नहीं दिखाई देगा, ये नहीं होगा।
तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे भी पीसीएस में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो तो वैसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली आप देखेंगे तो फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये नहीं है, बाकी के 10 आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये किस ग्रंथ में ये बात कही गई है? जो यहाँ है वो बाकी जगह भी है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। इसमें पहले नंबर पे है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा गीता, चौथा राजतरंगिणी। किस में ये बात कही गई है? सोच लिया आपने? चलिए देखते हैं आप सही हैं कि नहीं। उपर्युक्त कथन का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। बाकी तथ्य ये महत्वपूर्ण है, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, और राजतरंगिणी कल्लड़ द्वारा रचित है। तो ये तथ्य है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? जो टैक्स लगाया जाता था वो हिंदू विधि के अनुसार कितना होता था? उपज का आधा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का 1/3 भाग, या उपज का 1/4 भाग? बताइए। बहुत सारे शासक प्राचीन काल में, मध्यकाल में इस टैक्स को लगाते थे। हालांकि कई बार टैक्स 50% तक भी गया है। आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूँ? मध्यकाल में, सल्तनत काल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आगे दिखाऊंगा। हिंदू विधि द्वारा उपज का जो कर होता था 1/6वां भाग, ठीक है, इतना दिया जाता था, याद रहे। अच्छा, मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। महाभिनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, या धम्मचक्र सूत्र? ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बौद्ध धर्म की जो नोट दी गई है हिस्ट्री में, पूरा सारे संकेत, उनका अर्थ सब कुछ बताया गया है। बाकी ये कई बार रिपीट होगा इसी सीरीज़ में, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। उत्तर देख लीजिए, अपना सोच लीजिए। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ के मृदगांव में मृगदाव जो भी है, बुद्ध ने अपने पहले 5 साथियों को उपदेश दिया था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। महात्मा बुद्ध द्वारा गृहीता को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु हुई कुशीनगर में, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मिलान करने के लिए पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बात किसने कही थी? किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या गीता में कहा गया है, वेदांत में कहा गया है? बताइए। संसार अस्थिर और क्षणिक है। ऐसे क्वेश्चन में एक दिक्कत आती है, पता है क्या होता है? पहली बार में हमें तुरंत शायद अंदर से आता है कि ये इसका सही उत्तर है, फिर हम दिमाग लगाते हैं, और जब दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो कन्फ्यूजन होनी शुरू होती है। ऐसे में 2 ही चीज़ें आप कर सकते हैं, और पहला मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ, आप माने ना माने, दूसरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आप ये कर सकते हैं कि पहली नज़र में जो आंसर आपको दिख रहा है, लगा कि यही होना चाहिए, उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से आता है कि हाँ इसको पढ़े हैं, लगा देते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दें, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में जब समय बचे तब वापस आएँ। ऐसे में क्या होता है कि जब आपने पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, छोड़ के आगे बढ़ गए, जब दोबारा आते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। उस समय आप सही उत्तर तक अच्छे से पहुंचते हैं, आपको सही उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस दूसरे वाले सलाह को आप मान सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ें और इसके उत्तर की बात करें तो इसका वैसे भी आप जानते हैं, ये है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा, जिसे क्षणभंगवाद भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का स्तंभ है। ऐसे भी पूछा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किससे है, तो ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, इसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी ये बात लागू होती है। खैर, प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, इसी का जो है ये दर्शन है, प्रतीत्य समुत्पाद। तो इतना अंदर जाकर नहीं पूछा जाएगा आपसे। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है ये बताइए। वे कर्म में विश्वास करते थे, सत्य पूछा गया है। कर्म में विश्वास करते थे,
आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो अभी मैं ऊपर करूँगा तो ये ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर ऑप्शंस देख लीजिए। देख लिया आपने। अब आते हैं व्याख्या पे। महात्मा बुद्ध की बात करें तो वो कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे तो पुनर्जन्म किसका होगा, है ना। सोचने वाली बात है कि जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा। तो वो ये कहते थे कि देखो, आत्मा जैसी कोई बात नहीं है। चेतना जो होती है इंसान की, वो चेतना दोबारा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो उसको हम पुनर्जन्म कह सकते हैं। नया बच्चा है, उसमें चेतना, किसी एक व्यक्ति की चेतना जिसकी मृत्यु हो गई वो इस ब्रह्मांड में है, एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें वो चेतना प्रवेश कर गई, तो हम कह सकते हैं कि उसका पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म इस रूप में ये मानते हैं। बाकी आत्मा होती है नहीं होती उस पर वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है। अच्छा, भगवान है कि नहीं है आगे चल के पूछा जाएगा। इस पे क्वेश्चन उनका, मतलब उनका क्या विचार था, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में वो चुप रहते थे, इस बारे में उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। निर्वाण प्राप्ति तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य था ही, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया ये बताइए। अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, गीता में या महाभारत में। इसका सही उत्तर है सी, गीता में कहा गया है। ये तो आप जानते ही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये मिलान करने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगी, बस याद दिलाने के लिए। पहले ये देख लीजिए, अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो फिर इसकी मतलब पीछे आके, ठीक है, 10 सेकंड पीछे आके फिर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से जब भी ऐसे कूट बने ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको उत्तर दिख गया, कोई बात नहीं, चलिए इसी बहाने हम अच्छे से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप जानते हैं उत्तर ए है, ठीक। तो हो सकता है कि आपने सिर्फ एक चीज़ मिलाई, ए का 3 होगा, ठीक है, और ए का 3 आप 100% श्योर हैं कि ए जो है वो 3 से जाके मिलेगा। तो ए से 3 जहाँ पे मिल रहा है, ए में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो 2 जगहों पे मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ भी ए का 3 से मिलान होता, तो आप सीधे सीधे 50% पे पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, डायरेक्ट आपको यही मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समय बचाते हुए सीधे इसको ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस एक ऑप्शन में 100% श्योर होने चाहिए। या फिर मान लेते हैं ये आपको नहीं पता है, आपको पता चला कि डी का 2 होगा, डी को हम 2 से मिला सकते हैं, और आप एकदम 100% श्योर हैं कि ये सही होगा, बाकी का मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ मुझे कोई गलत नहीं साबित कर सकता। फिर आप देखिए डी से 2 कहीं मिलाया गया, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो भी आप सही उत्तर पे पहुँच जाएंगे। ये तरीका बहुत काम आता है। जो लोग ये नहीं जानते वो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं और फिर दिक्कत होती है। एग्ज़ामिनर बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप का है, तो वो इतना ऐसे बनाएगा कि अच्छा 1 का 3 भी मिला दिए, वो 3 जगह मिल रहा है डी का 2 मिला दिए, वो भी 3 जगह मिल रहा है, ऐसे करके तो पूरा फिर पढ़ना पड़ता है अच्छे से। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आप 1 या 2 सही मिलान कर लेते हैं, उत्तर मिल जाता है। आइए रचनाएं देखते हैं, महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, और राजतरंगिणी की रचना कल्लड़ ने की थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? 78 ईस्वी से, 58 ईसा पूर्व से, 72 ईसा पूर्व से, या 56 ईसा पूर्व से। अगर आपने पिछले साल वाली लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप देखेंगे कि उसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। उत्तर आपने देख लिया अपना। यहाँ चलिए, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा जारी किया गया था। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। तब निकटतम आप देखेंगे उसका विकल्प जो है
वो बी सही होगा। ठीक है, उसमें 58 लिखा गया था ना, वो कंफ्यूज करने के लिए। अब उस समय दिमाग में कुछ आया होगा कि चलो सारे ऑप्शन देते हैं, एक साल थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए कौन पकड़ पाता है। तो सबसे जो करीबी ऑप्शन है वो यही होगा। अच्छा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? खड़े हैं बुद्ध, वो प्रतिमा किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बुद्ध की प्रतिमा जो है कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध और बोधिसत्व की खड़ी और बैठी मुद्रा में प्रतिमाएं मिलती हैं। तो कुषाण युग जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, क्या है? मतलब गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसको हम क्या कहते थे? कौड़ी कहते थे, दिनार कहते थे, निष्क या पड़? बताइए। मेरे ख्याल से इसका उत्तर आपको पता है, दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, जबकि फाहियान ने कौड़ियों का भी व्यापार विनिमय में उपयोग किया, मतलब उसकी बात की थी। फाहियान ने कहा था कि कौड़ी भी इस्तेमाल होती थी। अभी भी हम कहते हैं कौड़ी सबसे निम्न कोटि की मुद्रा होती थी। इसे नहीं कहते हैं कि 2 कौड़ी की चीज़ है, तो वो निम्न कोटि की मुद्रा होती थी। अच्छा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से लेके कहाँ गया? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? सोचिए। चलिए अब मेरी बारी। मेरे लिए कितना मस्त है, आप सोचेंगे हाँ देख के बोलना है तो बढ़िया है मेरी बारी। भाई वो तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है जब मैं ये सब नोट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ये मौका है। चलिए, हर्षवर्धन, इनका समय काल ये है, ध्यान रखिए। कई बार ये ज़रूरी होता है कि आप जानें कि वो शासक किस समय काल में था, पूछा जाता है। लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, राजधानी थी। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। और हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। तो ये आपका उत्तर है। समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता था, तो पूछा जा सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में या चंपा में? बताइए, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा? सोच लिया? चलिए इसका उत्तर है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। पहले तो यही पूछा जाता है कि किस देवता या किस भगवान से संबंधित है। ये कंबोडिया में है। इनका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और यह मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना है। रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्ति के रूप में मतलब बनाया गया है, मूर्तियां हैं दीवार पे बनाई गई वैसे। ठीक है, तो पूरी कथा उसमें दिखाई गई मूर्तियों के माध्यम से। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों के दृश्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों को जगह जगह चिन्हित किया गया है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। आप सर्च करिएगा कभी यूट्यूब पे, बहुत अच्छा बनाया गया है, देखिएगा। 72 व्यापारी चीन में किसके काल में भेजे गए थे? ये थोड़ा डीप हो गया लेकिन कोई बात नहीं। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या फिर राजाधिराज प्रथम? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। कुलोत्तुंग ने 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा था। इसके पहले राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में राजदूत भेजे थे, लेकिन ये जो 72 व्यापारियों वाली बात है ये कुलोत्तुंग से संबंधित है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में गलत बताना है, मतलब क्या सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएं यहाँ पे गोला करिए, तब आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन पढ़िए। नहीं तो ऐसे पढ़ लिए और जब ऑप्शन पढ़ने जाते हैं तो दिमाग में शायद आता है कि यार सत्य पूछा था, उसके आधार पे आप आंसर खोज लेंगे और वो आंसर गलत होगा। फिलहाल असत्य क्या है? सिंधु घाटी की बात हो रही है, सिंधु सभ्यता की। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलिए फिलहाल इसका उत्तर है डी। सिंधु सभ्यता में लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इस चीज़ को लेकर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा आपने जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स दिए होंगे उनका पीवाईक्यू देखिए,
कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 3 से 4 बार ये बात ना पूछी गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें तांबा के बारे में पता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था बहुत बेहतर थी, आप जानते हैं। नालियों की व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उत्तम था और मातृदेवी की उपासना होती थी। ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्यकालीन भारत। अब इसमें क्या है, अकबर का मकबरा कहाँ है स्थित है बताइए। सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। पिछली बार भी मकबरे पूछे गए थे ना। पीसीएस में इस तरह के कथन पूछे जाते हैं। फिलहाल अकबर ने सिकंदरा में स्थित मकबरे की योजना स्वयं बनाई, लेकिन 1612 में अंतिम रूप से इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है। और पिरामिड के आकार के बने इस 5 मंजिले मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण संगमरमर द्वारा जहांगीर ने करवाया था। तो ये कुछ तथ्य हैं, आपका उत्तर मिल गया। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था वो? तुर्क था कि मंगोल था कि अरब था कि तुर्क अफगान था? बताइए। कासिम के बारे में हमने सल्तनत काल पढ़ने के ठीक पहले पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम 1711-12 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से, 1991 में। अच्छा, यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इनकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुह अलबदानी तथा चचनामा से मिलती है। ठीक है। चंगेज़ खां मंगोल आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, और तुर्क एवं तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भी भारत पर कई हमले किए थे। तो ये कुछ बातें हैं। वास्को डी गामा कब आया था भारत, ये अब नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके आधार पर, इस जानकारी के आधार पर कुछ और पूछा जा सकता है, और तभी आप बता पाएंगे जब इसमें से सही उत्तर पता हो कि वो आया कब था। ठीक है ना। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये रटा हुआ है, आपने सही उत्तर खोज लिया होगा। 1498 में ये कालीकट तट पे पहुंचा था, और उस समय जो राजा थे जमोरिन, उसने स्वागत किया था इसका। तो ये भी पूछा गया कई बार, किसने स्वागत किया था। कालीकट भी पूछा गया है, ये भी पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बताइए। बाबर ने, हुमायूं ने, निज़ामुल मुल्क ने या मीर बाकी ने? अब तो आप इसके बारे में जानते होंगे, बड़ी चर्चा हो रही थी इसकी, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में हुई थी, और करवाया किसने था? मीर बाकी ने करवाया था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ये आप जानते भी हैं। बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं ये शासन पे बैठा, तो ये एक सीधा सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? टोडरमल महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास या फिर चित्रकला? किस मामले में इनकी ख्याति थी, ये क्या कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है कि ये राजस्व व्यवस्था से इन्होंने मतलब बहुत काम किए। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, जब्ती प्रणाली के वास्तविक जनक यही थे। उनकी प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह ने किया था, फिर बाद में ये अकबर के शासनकाल से भी जुड़े। ठीक है। तो इस लाइन को फिर पढ़ रहा हूँ। सर्वप्रथम शेर शाह ने किया, जो ज़ाब्ता हरसाला की तरह था। बाद में अकबर ने इन्हें आईने दहसाला का रूप दिया। टोडरमल की सहायता से अकबर ने आईने दहसाला को लागू किया था। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राजस्व व्यवस्था और बाकी चीज़ें, एक तरह से कहें कि वित्त से संबंधित व्यवस्थाएं इन्होंने ठीक से की थी। अच्छा, आप कह सकते हैं उस समय के वित्त मंत्री रहे थे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? मुगल चित्रकला में कौन सी बातें विशेष रूप से दिखती हैं? युद्ध के दृश्य दिखते हैं, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, दरबारी चित्रण दिखता है, या फिर ये सभी दिखते हैं? चलिए हम देखते हैं कि आपको क्या दिखता है। ये सब कुछ दिखता है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया, ये आप जानते हैं। उन्होंने चित्रकला में नए नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार, युद्ध के दृश्य, ये सब। मंसूर, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र की
उपाधि दी थी और अबुल हसन ने जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने का चित्र बनाया था। गद्दी पर जहांगीर बैठा है और उसका चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अच्छा, इसने ड्यूटर के संत जानपाल की तस्वीर भी बनाई थी। अच्छा, चित्रकला की परंपरा शाहजहां के काल में भी जारी रही। आगे चल के मुग़ल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से, कि इसमें कौन कौन सी शैलियाँ शामिल हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल मुग़ल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था? शाहना ए पील, मीर बख्शी, वज़ीर और वाहे निगार, सवाहे निगार। बताइए, जानते होंगे आप, ये बहुत कई बार पूछा गया है ये मीर बख्शी। मुग़ल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। वही सैनिक का हुलिया, वेतन, घोड़ों आदि की जांच करता था। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी यही करता था। कौन? मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी या फिर आईन दहशाला पर? सेना की व्यवस्था किस पर आधारित थी? महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने भी पूछा है। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, बार बार यूपीएससी का नाम क्यों ले रहा हूं? इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, और इसलिए कि बहुत सारे तथ्य जो पीसीएस में आप देख रहे हैं यूपीएससी पूछती रहती है, और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी मैंने कई बार बताया है कि यूपीएससी में भी बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो पीसीएस में आते हैं। तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इसके महत्वपूर्ण तथ्य वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप तो भी देखेंगे ये चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती। फिलहाल मनसबदारी की बात करें तो अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। ठीक है, मनसब प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति का शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान और वेतन का ज्ञान हो जाता था। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज़ खां, ये चंगेल खां नहीं होगा, चंगेज़ खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। ये कुछ डेट्स दी गई हैं, इनमें से बताइए सही उत्तर क्या है। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। 1676 ईस्वी में बहादुर खां ने बीजापुर पर आक्रमण करके नल दुर्ग और गुलबर्गा पर अधिकार किया था। 1685 में आदिल शाही क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया। तभी 1686 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। तो उत्तर आपको मिल गया। बाकी ये गोलकुंडा पे भी अधिकार किया। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। सोच लिया आपने? बीच बीच में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आपको समय मिल जाए सोचने का। अच्छा, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर के नाम से किया गया है, ये पूछा जाता है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आगे दिखेगा ये क्वेश्चन फिर से। आगरा, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। सोच लिया? इसका मकबरा जो है सासाराम में है और इसने खुद ही अपने जीवन काल में यह मकबरा बनवाया था। और बाकी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। तो डमरू की शक्ल में दिखने वाले इस मकबरे पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद मराठों के उस उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? किस कारण से, मतलब किसे हम कहेंगे कि ये कोई खास बात नहीं है मराठों के उत्कर्ष का, बाकी कारण थे, जैसे कि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। इनमें से कोई प्रमुख कारण नहीं है, वही खोजना है। अगर आपने पूरी कहानी नहीं पढ़ी होगी तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन कोशिश करिए एक बार। कर लिया? चलिए, मराठों के उत्कर्ष का कारण देखिए। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ मराठा पावर में भौगोलिक स्थिति को मराठों के उत्कर्ष का प्रमुख कारण बताया है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों जैसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इनकी शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया।
धार्मिक चेतना भी बढ़ रही है। ये संत जाति प्रथा का विरोध करते थे तथा स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश देते थे। शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व मराठा राज्य के उदय का प्रमुख कारण था और उनमें मराठा राज्य के विभिन्न तत्वों को एक करने की अद्भुत क्षमता थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे कि बच क्या गया, वही उत्तर है। ठीक है। अच्छा, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने लागू की थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और बलबन। बताइए। इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इसने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू की थी। सैनिकों को एक निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के मूल्य भी निश्चित किए थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर विद्वानों के अनुसार मूल्य नियंत्रण दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पूरे अपने राज्य क्षेत्र में लागू किया था तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान ये मान रहे हैं कि दिल्ली के आसपास ही जो है ऐसी मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लागू थी। इसके बाद आधुनिक भारत में हम आते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? आप जानते हैं, पिछली बार भी रिपीट किया गया है। तो फिलहाल सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को संबोधित करते हुए जुलाई 1944 में सिंगापुर में। कई बार ऐसा होता है ना कि नारा किसने दिया था ये छोड़ के कुछ और पूछ लिया जाता है कि नारा कहाँ पर दिया गया था। जैसे कई कथन है कांग्रेस के अधिवेशन में, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि ये किस अधिवेशन में ये बात कही गई थी। वैसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इन्होंने नारा दिया था? सिंगापुर में दिया था। ठीक है, तो ये एक तथ्य हो गया। फिर यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ है व्यक्तियों का नाम, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं, उनके संपादन, उनकी किताबें। तो आप बताइए कि कौन सा मिलान सही है। यहाँ पर लो, मुझे लगा कूट बनाया गया था। फिलहाल तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपने उत्तर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाया होगा, हालांकि मैंने मौका नहीं दिया, सॉरी, थोड़ा सा कुछ सेकंड और रुकना चाहिए था। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ये तिलक द्वारा निकाले गए पत्र थे, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा यंग इंडिया महात्मा गांधी ने और न्यू इंडिया, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। यंग इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट का पत्र है और बंगाली ये पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निकाली थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी और तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू ने। तो अगर आप गेस करना चाहें, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, खैर ये आप जानते भी हैं। जैसे गांधी जी तो होंगे, उन्होंने देश का दौरा किया था, ये इतना आप जानते हैं। क्या इन तीनों में कहीं किसी जोड़े में गांधी जी हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि गांधी जी यहाँ भी होते, विपिन चंद्रपाल और महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन फिर भी एक को अगर आपने पहचान लिया तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाते हैं, लगभग करीब पहुँच जाते हैं 50% में। बाकी के दो पे विचार नहीं करना होता। ये मैंने ऐसे लगाया, ये मान के कि यहाँ गांधी जी लिखा होता तब। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। बाकी आप समझ गए हैं कि मैंने आपको उत्तर बता ही दिया एक तरीके से। लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान के लिए आगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा योजना बनाई और 1890 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था। राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव बनाने की प्रथा जारी की थी। इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। इसके द्वारा वे समाज सुधार करना चाहते थे, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। वे सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के समान समझते थे। तो ये कुछ तथ्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, हमारे यहाँ पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। तो उन्होंने किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह का विरोध नहीं किया, कि सती प्रथा का विरोध नहीं किया, कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, कि विधवा विवाह का विरोध नहीं किया? कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे और ये सोचेंगे कि ये प्रगतिवादी सोच के व्यक्ति थे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपने सही उत्तर खोज लिया है। सही उत्तर है सी,
राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे कि भाई अगर हम उनके बराबरी में आए प्लस दुनिया में और भी ज्ञान है उससे भी सीखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरी भाषाएं इंग्लिश में भी पढ़ें, पाश्चात्य शिक्षा सीखें। तो इसके वो विरोध में नहीं थे, बाकी जितनी भी कुरीतियाँ थीं उनके विरोध में थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भिन्न भिन्न प्रयोजनों से किया था। उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उन्नत ज्ञान की जानकारी मिल सकेगी और इससे यूरोपीय भाषाओं के साहित्य तथा विश्व के अन्य भागों में घटने वाली घटनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी विस्तार से हमने जितने भी तथ्य हैं इनसे संबंधित, जो टॉप 300 वाली नोट दी गई है उसमें है इतिहास में मेरे ख्याल से दूसरा या पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। एक चीज़ मैं फिर यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। कई सारे दोस्त कहते हैं कि सर यूपीएससी वाली टॉप 300 यूपीपीसीएस में काम आएगी। निश्चित रूप से काम आएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग थोड़ी दिया गया है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो तथ्य वहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, वो पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए तो है ही, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं और नोट लेते हैं तो टॉप 300 वाली भी पढ़िए। अच्छा, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था कि इंग्लिश में शिक्षा होनी चाहिए? मैकाले ने कहा था, डलहौजी ने कहा था, चार्ल्स वुड ने कहा था, या फिर कर्जन ने कहा था? मेरे ख्याल से आपने सही सोचा है। इसका सही उत्तर है मैकाले। 1835 में शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा की वकालत मैकाले ने की थी। उसने कहा था भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। बहुत घटिया आदमी था ये, इसको पता ही नहीं था कि भारत में क्या क्या है। खैर, तो ये है, वो उसकी बुद्धि उसकी समझ ऐसी थी, लेकिन इतना क्लियर था कि उन लोगों की जो सोच थी अंग्रेज़ों की, अंग्रेजी अधिकारियों के उस समय, वो औपनिवेशिक सोच ही थी। वो इंग्लिश इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि भारत में और नौकर पैदा हो सकें जो हमारी भाषा समझते हैं, हमारे लिए काम कर सकें। उनकी सोच यही थी, कोई जागरण लाना नहीं चाहते थे। फिलहाल क्रम में लगाना है, ये सबसे यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि बताना है कि कौन सी घटना कब घटी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो पीडीएफ नोट आपको दी गई है, तो एक नोट होगी 26 साल वाली। 26 साल वाली का मतलब उसमें आई थिंक 1995 से 2020 तक के तथ्य लिए गए हैं। उसमें लास्ट में हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो सारी घटनाएं जिनको पूछा जाता है क्रम में कि कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, जितने पिछले 29 सालों में, फिलहाल वो 29 साल की सीरीज़ थी तो उसमें वो था, अब तो 34 साल हमने कर दिया है। तो जितनी भी घटनाएं पूछी गई हैं उनको क्रम से वहाँ दे दिए गए, ज़्यादा नहीं है, 15-20 घटनाएं हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो वहाँ से आप पढ़िएगा ताकि अच्छे से रिवाइज़ कर लें, ज़्यादा बिखराव ना हो। फिलहाल देखिए, बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, सूरत की फूट हुई थी कांग्रेस में, बंगाल का विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बताना है कौन पहले हुई थी घटना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे बताना। फिलहाल रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। सूरत में कांग्रेस का विघटन हो गया था 1907 में। तो अब तो अरेंज कर ही लेंगे आप। यहाँ फिर देखिए, इसमें मिलान करने वाला है कि किस आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे। बारदोली सत्याग्रह। अब वो ट्रिक यहाँ पर आजमाइएगा कि एक बस मिल जाए, एक सही मिल जाए, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मिला दूँ, डी का 3 सही है, तो देखिए डी का 3 कहाँ कहाँ होगा। अरे, आंसर मिल गया क्या? तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिलहाल मैंने जो बताया वही सही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट निकला, मुझे पता था पहले से। अच्छा, स्मार्ट तो हूँ ही। चलो, तारीफ कर लेते हैं अपनी। फिलहाल बारदोली सत्याग्रह, इसमें कुछ बातें ध्यान रखिए अलग अलग करके। 1928 में सूरत जिले गुजरात में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये पूछा गया है कि उनको उपाधि किसने दी और कब दी, इस तरह से। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आप जानते ही हैं, गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ। और वहाँ के किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, ये गए थे। ये किसान 19वीं शताब्दी में यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा अपने कृषि जन्य क्षेत्र के
3/20वें भाग पर नील की खेती करने को बाध्य कर दिए गए थे। जैसे अगर 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा कट्ठा, पता नहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, इसलिए 3/20 की बात कर दें। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 20 है, ये 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता है, ये ज़मीन हो गई। और इसमें 1/3 मतलब ये खेती के लायक ज़मीन है। इसमें कम से कम मान लेते हैं कि इतने इस हिस्से में कह दिया गया, या इस हिस्से में कहीं पे 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, और उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और भी समस्याएं थी, तो वो गए, आंदोलन हुआ, आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। ये 3 कठिया उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जिनको कट्ठा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ जगहों पे कट्ठा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता है, उसमें से 3 कट्ठा पे आपको ज़मीन नील की खेती करनी है, इसलिए 3 कठिया कहा गया। ओके, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, गिरमिटिया पे क्वेश्चन पूछा था। गिरमिटिया मेंस में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया शब्द आप जानते हैं, एग्रीमेंट को ही एक तरह से कहें कि बिगाड़ के गिरमिटिया कर दिया गया है। तो जो एग्रीमेंट करके जो मज़दूर देश से बाहर जाते थे, साउथ अफ्रीका में, बाकी जगहों पे काम करने, उनको गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था। एनसीईआरटी में ये है भी, यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, उनको हम भोजपुरी में, हिंदी में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल कूका आंदोलन ऑप्शन में था। शुरुआत हुई थी 1840 में। सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार, अंतर्जातीय विवाह, ये सब था। बाकी नशीली दवाओं का इनका परित्याग करना वगैरह था। 1872 में इसके नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ 85 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसके आधार पर अभी हमने आंसर देखा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, जो अभी राजस्थान पाकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये आंदोलन चला था। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ सविना अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। वे स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती के रूप में मतलब प्रसिद्ध कर दिया गया। वो लाल कुर्ती के रूप में प्रसिद्ध हो गए, लाल कुर्ती आंदोलन कह दिया गया। तो यहाँ कई तथ्य हैं। सीमांत गांधी क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं का नाम है, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां का। खुदाई खिदमतगार, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसमें जो स्वयं सेवक थे, जो लोग शामिल थे, वो शामिल हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया, ठीक है, और उन्होंने लाल कपड़े पहने थे, लाल कुर्ती पहनी थी, तो इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम में लगाना है। यहाँ पे फिर ये ऑप्शन में आ गया है साइमन कमीशन 2 बार हो गया। चलिए क्वेश्चन हम ठीक कर लेते हैं अभी आगे। तो फिलहाल आप इसका उत्तर मत दीजिए, मैं आप सीधे तथ्य बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें। ये सूरत विभाजन होना चाहिए था, साइमन कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये तथ्य हम इम्पॉर्टेंट है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1930-31 में। तो जो पहले नंबर पे सूरत विभाजन है वो होना चाहिए था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, ये कथन ठीक तो लग रहा है। वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे, ये उसका कारण बताया गया। तो बताइए, दोनों सही हैं, व्याख्या भी ठीक है। ये एस सही है, आर गलत है। एस नहीं, मतलब दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। एस सही है, आर गलत है, या फिर आर सही है और एस गलत है, ठीक है। इसका जो है वो सी सही होगा। मतलब बात अभी समझ में आ जाती है यहाँ से कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो ये तो ठीक लग रहा है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। गांधी जी का उद्देश्य नमक को निःशुल्क दिलाना नहीं था, बल्कि बढ़े हुए कर को वापस लेने के लिए दबाव बनाना था, ये असली मकसद था, ठीक है। इसके बाद फिर कथन कारण वाला। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की आशा थी। अब बताइए,
ये सेम पैटर्न पे कथन बनाए गए हैं, तो सोच लीजिए। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से बिना विमर्श किए भारत से युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने विरोध किया। कांग्रेस ने घोषणा की कि हम किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमें साम्राज्यवादी हित या नीतियाँ शामिल हैं। जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिए जाने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1937 में चुनाव हुए थे, सरकारें बनी थी, तो त्यागपत्र दे दिया। इसी दिन जिन्ना और लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, उनका एक अलग ही कारण था। पाकिस्तान की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, इसलिए कथन और कारण दोनों गलत। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिलहाल तो यही तो उत्तर हो गया। फिर मिलान करने वाला, इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये दो ऑप्शन हमने देख लिए हैं, आप आराम से मिलान कर सकते हैं। तो बताइए सही मिलान। इस पे हमने, इस पैटर्न पे हमने अभी हल किया है 2 प्रश्न, तो आप सोच लीजिए और फिर मेरे साथ दोहराइए। यंग इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, श्रीमती एनी बेसेंट, ये इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल, मतलब फिलहाल साथ में एकता के साथ, एक सोच के साथ, कब तक रहा? कौन सा साल था? 1906 से 11 तक साथ में एक जैसे ही मत थे। 1916 से 22, 17 से 21, 40 से 46, ये तो खतरनाक है। फिलहाल मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बताते बताते। फिलहाल मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक ही दिन लखनऊ में हुए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, खैर आगे मैं पढ़ देता हूँ तब शायद वो बात क्लियर हो जाएगी। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे, और उन्होंने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण दिए। ठीक है, कांग्रेस और लीग ने एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की जिसने दोनों संस्थाओं के बीच में मेल उत्पन्न करने के लिए एक योजना तैयार की जिसे कांग्रेस लीग योजना कहा गया। ठीक है, तो 1915 से ये सारी चीज़ें हुई। उसके आगे वाला जो ऑप्शन था वो आप देख सकते हैं। रुकिए, मैं आपको आंसर तक ले चलता हूँ। तो व्याख्या के आधार पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि 1915 से आगे आप जाएंगे, 16 में वो हुआ था, क्या कहते हैं, बैठक हुई थी, समझौता हुआ था, तो उसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन देखने के बाद। फिलहाल वैसे भी आपने देख लिया तभी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले किस भारतीय को चुना गया था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, अब चलिए, इसका ऑप्शन सी सही है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। जबकि विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, कंफ्यूज नहीं होना। नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और बस इसमें इतना ही था, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। 1937 में जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को कहाँ कहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। वो चुनाव हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट था। 1935 का जो अधिनियम बना था उसके आधार पर तो बताना है कि कहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब और मद्रास। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है सी, 1937 में विधानसभा चुनाव हुए। अब यहाँ से देखते हैं। फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव संपन्न हुए जिनमें कांग्रेस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत लेकर आई। ये 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार और बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। इसके आधार पे भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, और बंगाल, पंजाब और सिंध में
बहुमत नहीं मिला। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब जो है आंसर संतुष्ट कर देगा जो आपने सोचा था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँखों से आंसू पोंछना होगा। ये कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोखले साहब। बताइए, इसका सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने कहा, हमारे युग के महानतम पुरुषों की आकांक्षा यही है कि हर आँख के हर एक आंसू को पोंछ डालें। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात हो सकती है, किंतु जब तक आंसू हैं और दुख है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। आंसू तो आज भी है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे धांधली हो रही है, कहीं पे गलत सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, कहीं पे आंदोलन करने पे कोई सुन नहीं रहा। अभी मैंने सिर्फ तैयारी करने वालों की बात की है, बाकी सेक्शन में तो ये चल रहा है, तो ये संघर्ष चलता रहेगा। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, सूरत। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, तो इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। जो तथ्य हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया था, तो बम्बई में हुआ। और यहाँ पे किस कॉलेज में हुआ था इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे ये पूछा जाता है। तो रमेश चंद्र बनर्जी और 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखिए। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने, मार्टिन वर्ड ने, कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डलहौजी ने? महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने भी इस पे कई क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार, ये किसान की बात हो रही है, भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके पास भूमि को रहन रखने और बेचने, ये एक भोजपुरी शब्द है। हालांकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भोजपुरी में जो आइडेंटिफाई अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कर पाता हूँ कि वो फारसी के हैं कि उर्दू के हैं कि कहाँ के हैं। एक शब्द होता है रेहन। रेहन का मतलब होता है कि खेत आपका है, ये खेत आपका है और ये आपने किसी और व्यक्ति को रेहन पे दे दिया। तो इसका मतलब ये कि ये व्यक्ति अब इसमें खेती करेगा, जो भी अनाज होगा उसमें बंटवारा हो जाएगा। नॉर्मली आधा आधा 50-50 होता है। तो ये रेहन पे आपने खेत दे दिया, तो उस समय भी किसान को रहन रखने और बेचने का अधिकार, वो बेच भी सकता था, ये अधिकार दिया गया किसान को। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था, जो उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत का रैयत से सीधा संपर्क होता था। ठीक है, और मतलब सरकार का रैयत यानी कि किसान से सीधा संपर्क होता था, डायरेक्ट वही देता था। और इस व्यवस्था को मद्रास और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। अब आप कहेंगे कि सर इसमें उसका नाम नहीं है, आंसर पहले मैं कोई लाइन बोल रहा था और बीच में ही वीडियो को पॉज कर दिया ऊपर आने के लिए स्क्रॉल करके कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आंसर आपने देख लिया है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके बहाने, ये नोट में आपके टॉप 300 वाला में है। आपको इस टॉपिक को 2 तरह से तैयार करना है। पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो कहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त था, कहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद कौन व्यक्ति इससे जुड़े थे, कौन व्यक्ति इससे जुड़े थे, कौन इससे जुड़े थे, साथ ही साथ इनमें टैक्स किसमें कितना देना पड़ता था, ये इम्पोर्टेंट होता है। और किस जगह पे रैयतवाड़ी में कितना हाँ डायरेक्ट टैक्स कौन देता था, किसमें किसका संपर्क था सरकार से। यानी कि अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो आप पढ़ेंगे कि जो जमींदार होता था वो टैक्स देता था किसानों से वसूल करके। महलवाड़ी में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो एक तरह से गांव का मुखिया था वो टैक्स देता था महलवाड़ी व्यवस्था में। वो अपना मुखिया मतलब गांव के लोग सब मिल के मुखिया के माध्यम से टैक्स देते थे। रैयतवाड़ी अभी हमने पढ़ लिया, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है उस नोट में, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इकट्ठा है सारी चीज़ें, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में, 1 या 2 पेजेस में है, बहुत अच्छे से दिया गया है। फिलहाल अब हम आते हैं भूगोल के प्रश्नों में। यहाँ कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। सिर्फ ये रटने से काम नहीं चलेगा, मैप में अभी देखिए आप और जा कर के देखिए कि वोल्गा नदी किधर से आके कहाँ गिर रही है।
फिलहाल वल्दाय की पहाड़ियों से निकलती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में आके मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे कि यहाँ पे आके मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ समझाने वाली बातें कम हैं। अब बताइए कौन सी नदी का संबंध किससे है, मिलान कर लीजिए। अभी हमने देखा था ना कैसे अगर आपको एक भी पता है तो आप अच्छी शुरुआत करेंगे, हो सकता है कि उसी के आधार पर आपको उत्तर मिल जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कटक महानदी, लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी। ये नगर पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि कौन सी नदी किस नगर से होकर गुजरती है। जैसे कि अगर गंगा की बात करें तो गंगा के किनारे कितने नगर बसे हुए हैं, इस तरह से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, यूपीएससी ने भी ऐसे पूछा है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अब भारत की नदियां हैं, ये भारत मान लेते बना दिए। कुछ नदियां इधर आके गिर रही हैं ऐसे, कुछ नदियां ऐसे भी आके गिर रही हैं। तो अब बताना ये इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर कौन सी नदियां गिर रही हैं, ये ऑप्शन में आपको देख के बताना है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपने देख लिया। ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आपको उत्तर मिल गया। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा बनाती है। इसके बाद गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आगे आएगा लेकिन आप बता दीजिए कमेंट में, मैं कमेंट देखूंगा। दक्षिण भारत की नदी, ठीक है, और नहीं दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, इस तरह से दो कथन दिए जाते हैं और दोनों का उत्तर अलग अलग होता है। तो आपको बताना है किन नदियों की बात हो रही है। ठीक है, एक सामने है गोदावरी ही है एक, तो आपको बताना है कि किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, किसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन आपको ये जवाब पता है, आपने इसके बारे में सुना है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप इसको बताइए ज़रा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर में, सिंहभूमि में। बताइए। इसका उत्तर है ए। सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर जो है मकराना की खान से प्राप्त होता है। ताजमहल जो बनाया गया ना, यहीं से संगमरमर लेके गए थे। अच्छा, ये आपको मिलाना है वनस्पतियों को। सागौन कहाँ पाया जाता है, देवदार कहाँ पाया जाता है, सुंदरी वन कहाँ होते हैं, सिनकोना कहाँ होता है। ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, पीसीएस में भी आते हैं। मैंने आपको याद दिलाया था, पीसीएस वाले कभी कभी यूपीएससी की कॉपी करते हैं और यूपीएससी ऐसे तथ्य पूछती है कभी कभी जो पीसीएस में पहले से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि वही था सत्यमेव जयते, 1991 में पीसीएस में पूछा गया था और लगभग 20 साल बाद या उससे कहीं ज़्यादा साल बाद 2014-25, 14-15 इसी के आसपास कहीं यूपीएससी ने पूछा था। फिलहाल मिला लिया आपने, यहाँ देख लीजिए और उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए। सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है, हिमालय की तराई क्षेत्र में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे मिलता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है ना। देवदार 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव और ज्वारीय वन तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। सिनकोना मध्य भारत के वनों में मिलता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान या इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है। राजस्थान की इंदिरा नहर जो है, आप जैसे भी इसको पुकारें, मेनली इंदिरा नहर कहा जाता है। निकलती कहाँ से, रावी, ब्यास, सतलज, चंबल। सोच लिया। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पंजाब के हरिके बैराज से निकलती एक बैराज बनाया गया है। इस नहर के बन जाने से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। ठीक है, और 31 मार्च 1958 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बाकी इसकी लिफ्ट नहरों की संख्या जो है 6 है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। बस ये है कि जो आपसे पूछा गया है, रुकिए एक मिनट दिखा दें क्वेश्चन। हाँ, तो जो आपसे पूछा गया है वो यही है कि कहाँ से निकलती है
उसका जवाब आपको मिल चुका है, बस याद दिलाने के लिए सतलज से निकलती है। बाकी चीज़ें कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे है तो आपने देख लिया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आगे कई बार दिखेगा, नर्मदा, चंबल, सतलज और महानदी। इसका उत्तर आपने सोच लिया, मेरे ख्याल से आप जानते हैं, इसका उत्तर नर्मदा है। बाकी किन किन राज्यों को इसका लाभ मिलता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से राजस्थान भी है। आप कमेंट में बताइएगा कि है कि नहीं। अच्छा, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना में, नवेली में, काठगोदाम, ट्राम्बे में। मेरे ख्याल से इसको मुझे निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने रख लिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ तो खास रहा होगा जिससे मैंने इसको रखा। बाकी यहाँ पे ये जल विद्युत केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में तापी केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। काठगोदाम आंध्र प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है। तो ये मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो भले क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ, ये पहली लाइन और ये दो लाइनें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? आयात का मतलब वहाँ पे बाहर से मंगाई जाती है। मत्स्य, हैवी मशीन टूल्स, इस्पात, पेट्रोलियम पदार्थ। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? मैं फिर से जल्दी से भारत का नक्शा ऐसे बना दूँ, इधर है, ठीक है ना। तो कौन सी चीज़ आयात की जाती है इसका, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर तो आपने देख ही लिया, तो बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता तक न पहुँचने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में इसे बनाया गया था। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर ही है, तो ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं और मंगाया जाता है। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना भी की जा चुकी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें कौन लौह क्षेत्र है जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं? सिवान, झरिया, कुद्रेमुख, सिंहभूमि। उत्तर मेरे ख्याल से आपको मिल गया है। चलिए, इसका उत्तर है सी। कर्नाटक देश का 1/6वां भाग लौह अयस्क देता है, वहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, कर्नाटक के बाबा बुदन, काला केमागुंडी, कुद्रेमुख, ये ज़्यादा फेमस है। बाबा बुदन भी आप जानते हैं। चित्रदुर्ग, शिमोगा, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। झरिया झारखंड राज्य में स्थित कोयला की खान है, यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और सिंहभूम की बात करें तो ये भी झारखंड में, यहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मिलान करना है कि कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, कौन पुच्छल तारा है, कृत्रिम उपग्रह है। तो ये एक बार आपने देख लिया। उसके बाद से तथ्य यहाँ पे हैं। ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली है। कृत्रिम उपग्रह जो है ये मैरियन, तो अभी तो ये नहीं पूछा जाएगा उतना, लेकिन इसको रिप्लेस करके कुछ और डाला जा सकता है। छोटे उपग्रह आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ये बेसिक बात है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ये भूगोल के नज़रिए से पूछा गया है। 22 जुलाई को, 25 दिसंबर को, 22 जून को, 23 मार्च को। आपको लगेगा कि कितना बेसिक सा सवाल है, क्या ही पूछ लिया गया। 2024 प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक कथन इसी के आधार पर, कोई एक पूरा क्वेश्चन इसी के आधार पर बनाया गया, अगर आपने पेपर देखा होगा तो। ये बात मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? इसलिए कि ये चीज़ें, ये तथ्य और इसके पीछे का कंसेप्ट कभी कभी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से घुमा के बड़ी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल उत्तर सोच लिया आपने। 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 22 जून, 23 मार्च सबसे बड़ा दिन। फिलहाल इसका उत्तर आप देख लीजिए, सी है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ध्यातव्य है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और रात होती है। इसके बारे में हमने अच्छे से बात की है जब हम ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, और अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ते समय भी हमने बात की। उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है ये हमने पढ़ा है। फिलहाल ग्रहों के बारे में बताइए कि क्या बात सही है? ये प्रकाशहीन होते हैं लेकिन चमकते नहीं हैं,
ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। और ये डी वाला ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। फिलहाल थोड़ा सा ट्रिकी आप कह सकते हैं, अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़िए और यहाँ फोकस करिए। ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं और वे स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित होकर तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे पृथ्वी है, बाहर पृथ्वी के और भी ग्रह आप देखेंगे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से चमक रहे हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी एकमात्र तारे सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। ये अगर आपने अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ा है तो ये लाइन ही समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तिथि निर्धारक रेखा है इस धरती पे, उस रेखा के जैसे ये है, उस रेखा के दूसरी तरफ आज कोई और दिन है, इधर कोई और दिन है, इसको क्रॉस करेंगे दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। इसका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। और यही है, ये बात तो आप समझ लीजिए। 180 डिग्री जो देशांतर है, देशांतर अक्षांश नहीं, ये ऐसी जो रेखाएं होती हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो ऊपर से ऐसी होती हैं इनको हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर की बात हो रही है। बताना है कि ये इसी देशांतर पर है और तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच का से 12 घंटे का अंतर है, ये भी आपको बताना है। फिलहाल यहाँ चलते हैं। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसका देशांतरीय मान 0 होता है। आपने कई क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे, पूछा जाता है कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है, पढ़ा है कि नहीं? 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। तो मान लेते हैं कि धरती है और यहाँ पे वो 0 डिग्री देशांतर है और इधर कहीं भारत है, इधर कहीं, तो यहाँ से ये समय में आगे है, जिसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो फिलहाल वहाँ पे नहीं जाते हैं अभी। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका देशांतरीय मान 0 होता है, 0 डिग्री ही कहा जाता है इसको। तिथि निर्धारक रेखा उस 0 डिग्री के ठीक पीछे होती है, 180 डिग्री पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है धरती और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इसके ठीक पीछे, ये मान लेते हैं पारदर्शी है, ठीक पीछे जो है 180 डिग्री का वो होता है। और ये है ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच इतने डिग्री का अंतर है। तो ये सिंपल है, क्योंकि एक देशांतर इतने मिनट के 4 मिनट के बराबर होता है, अर्थात इसमें गुणा करेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे तो पता चलेगा कि 12 घंटे का अंतर होता है। तो ये सही है, ठीक है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान तक ले जाने के लिए निम्न में से एक स्थान से दूसरे स्थान के मार्ग को कैसे बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश? देशांतर के सहारे अगर आप जाते हैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह, तो सबसे जल्दी आप पहुंचेंगे। इसका पूरा बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आप देशांतर के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। उसके कई साइंटिफिक कारण हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप यही समझिए। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर 1 दिन कम हो जाता है। तो ये तो मैंने अभी बताया कि ये 180 डिग्री अगर है तो यहाँ से इधर जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 15 तारीख है, तो यहाँ जाएंगे तो 14 तारीख होगा। यहाँ पे 14 है, इधर आ जाएंगे तो 15 तारीख, ठीक है। तो अगर पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो 1 दिन घट जाएगा, पश्चिम से पूरब आ रहे हैं तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो बाकी चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद बड़े बांध बनाने का विरोध क्यों किया जाता है, ये बताइए। जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है, अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है और इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया है। ये कुछ कारण बताए गए हैं। तो बताइए कौन सा इसका सही है। बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप जानते हैं। बड़े बांध बनाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, भूकंप का खतरा हो सकता है, बांध टूट जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है, ठीक है।
तो ये बेसिक बात है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कौन सी पवनें होती हैं? पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें या समुद्री पवनें? ये क्वेश्चन मैंने ना चेंज किया है, यहाँ पर भूमध्य सागर लिखा हुआ था, तो भूमध्य सागर थोड़ा गलत हो जाएगा। भूमध्य सागर एक जगह है और जो ऑप्शन दिए गए हैं इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये भूमध्य रेखा की बात हो रही है। भूमध्य रेखा की तरफ पूछा गया है कि ये धरती है, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो उच्च दाब इधर बनता है 30 डिग्री के आसपास, तो वहाँ से इधर हवाएं आती हैं, ठीक है। ऐसे क्यों पूर्व पश्चिम में होती हैं ये हवाएं, ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो ये हवाएं आई तो इनको क्या कहा जाता है? पछुआ, व्यापारिक, मानसूनी, समुद्री, ये बताना है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें। लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये उच्च दाब पे ये हवाएं उतरती हैं, वहाँ से आगे बढ़ती हैं निम्न दाब की तरफ। और बाकी सामान्य सी चीज़ें मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। ये है धरती, ये है विषुवत रेखा। सूरज की किरण लगभग साल भर यहाँ पर लंबवत पड़ती है, तो सबसे गर्म जगह यही है। तो यहाँ की हवा गर्म होकर यहाँ ऊपर उठ रही है, ठीक है। कुछ दूर ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी बैठेंगी, तो यहाँ से तो लगातार नीचे से हवा ठेल रही है, तो यहाँ ना बैठ करके थोड़ा दूर जाकर इधर नीचे गिरेगी और इधर नीचे गिरेगी। तो जहाँ से हवा ऊपर उठ रही है उसे हम निम्न दाब का क्षेत्र कह देते हैं, और जहाँ पे हवा जाकर बैठ रही है इसको उच्च दाब का क्षेत्र कह देते हैं। यहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती क्योंकि हवा यहाँ नीचे बैठ रही है। तो उसके भी कई कंसेप्ट हैं, बस इतना जानिए कि जहाँ पे उच्च दाब होता है बारिश नहीं होती। अब यहाँ हवा उतरी तो यहाँ से जाएगी कहाँ? जहाँ पे निम्न दाब है उधर, तो ये हवा इधर फिर दोबारा इधर बढ़ने लगती है इधर, और यहाँ जो उतरी थी फिर यहाँ बढ़ने लगती है। तो ये इन्हें व्यापारिक पौने कहा जाता है। व्यापारिक पौने क्यों कहा जाता है? ऐतिहासिक संदर्भ है। उस समय इन्हीं हवाओं को आधार बनाकर जहाज़ें आती जाती थीं, व्यापार चलता था, व्यापारिक पौन कह दिया गया, ठीक है। जो इनके खिलाफ होती थी, मतलब जो जो हवाएं, कुछ हवाएं इधर भी तो चलती हैं, तो जो इनके विपरीत चलती थी उनको प्रति व्यापारिक कह दिया गया। तो ये कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए बाकी चीज़ें। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है या मिलती है, जो भी है, किन को मिलाती है? अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। तो आपको इतना तो पता है कि लाल सागर तो होगा ही, है ना। जिस तरह की बात हम आगे गांधी जी को लेकर कर रहे थे कि एक ऑप्शन तो कई जगह दे दिया जाएगा, अब इसमें से खोजना है किसको मिलाती है। तो आप अपना उत्तर देख लीजिए, मेरा उत्तर यहाँ पे है, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था, ये स्वेज नहर वाला 2 बार पूछा है इसी साल में, भी आगे भी क्वेश्चन आएगा। 1859 में निर्माण हुआ था, और भूमध्य सागर और यहाँ पे कुछ वो है पोर्ट है, वो भी देख लीजिए। बाकी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते आपको पता है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा था। पीसीएस में भी क्वेश्चन आएंगे, अभी 24 वाला एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि आप इसे बाद में देखें 24 के एग्ज़ाम के बाद, और आपको पता चले कि अरे सही में यहाँ से क्वेश्चन आया था। खैर, तो ये है 1956 में मिस्र ने इसको जो है अपना लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया था, और दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जहाज़ें आती जाती रहती हैं। इसके बाद फिर स्वेज नहर से कथन कारण वाला है। स्वेज नहर बनाने से भारत और पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई, ये तो आप जानते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, दोनों बात ठीक है, तो ये तो आप जान गए, इसके बारे में हमने बात की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग रिपीट हो रही हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालुंग भी लिखा रहता है, उनमें समय का अंतर कितना है? ये अलग अलग तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में कई जगह पे पूछा गया। सीधा ये है कि पूर्व और पश्चिम के बीच में जो है समय का अंतर कितना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधे घंटा? मेरे ख्याल से आपको पता है 2 घंटे का समय है। बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, अर्थव्यवस्था पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
याद रखिएगा, मैं बार बार याद दिलाऊंगा, अगर पूछा जाए सही नहीं है, असत्य है, तो उसे गोला करना है। आपके दिमाग में ये बात एकदम बैठ जानी चाहिए, ठीक है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में काम करता है। यह बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनियम करता है। बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर क्या है। फिलहाल आपने देख लिया, लेकिन उत्तर देखने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे कि ये कैसे हो गया। यहाँ पे लिखा है, आगे भी समझ में आएगा। रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, याद रखिए। स्थापना के लिए 1926 में हिल्टन यंग आयोग गठित किया गया था, ठीक है। इसने भारत में प्रचलित मौद्रिक और शाख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करके एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था, जिसके आधार पर आगे चल के आरबीआई को बनाया गया। इस बैंक के मुख्य कार्य हैं करेंसी नोटों के निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंकों के बैंक का काम करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना और शाख नियंत्रण करना। बात तो ठीक लग रही है। तो ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट निर्गमित नहीं करता। इसका निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए वो ऑप्शन गलत है। मेरे ख्याल से वर्तमान में तो अब हटा ही दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास होगा, पता नहीं, मेरे ख्याल से है नहीं लोगों के पास, मार्केट से निकाल लिया गया है, लेकिन बैन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, भूमि विकास बैंक का काम कौन सा है ये बताना है, सही क्या है इसमें। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण देना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करना और लघु उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करना। तो ये बताइए, भूमि विकास बैंक की बात हो रही है। इसका सही उत्तर है ए। किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर अस्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। भूमि विकास बैंकों का वास्तविक प्रारंभ मद्रास में हुआ। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। भूमि विकास बैंक किसानों की अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण देते हैं। घर के कागजात हो सकते हैं, कुछ और ज़मीन हो सकती है, वो कोलेट्रल के तौर पर रखा जाएगा, तब पैसा मिलेगा। साधारणतः प्रतिभूति के मूल्य का 50% ऋण दिया जाता है। तो जो भी दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने बंधक के रूप में जो रखा है 1 लाख की चीज़ है, तो 50,000 आपको कर्जा मिलेगा उसके आधार पर। विज्ञान में क्या क्या है? दूध में, गाय के दूध में पीलेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? लैक्टिक एसिड। बाकी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि साइंस में ना ऑप्शन टेढ़े मेढ़े होते हैं। हम भी पढ़ने लगेंगे, आप भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। पढ़ लिया आपने? मैं सीधे उत्तर बता देता। कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि लैक्टिक एसिड गाय और भैंस दोनों के ही दूध में पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अस्त होते सूरज का रंग जो है लाल दिखाई देता है। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि आसमान नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ना? परावर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण। देख लिया आपने? चलिए प्रकीर्णन समझते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण किरणें बहुत कम बिखरती हैं, सबसे कम प्रकीर्णित होती हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ तरंगें ऐसी चलती हैं, ऐसे ऐसे, तो जो ऐसे ऐसे चलेगी उसके रास्ते में ज़्यादा अवरोध होगा। जो किरण ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, उसके रास्ते में कम अवरोध होगा। इसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो ये ज़्यादा है, तो इसकी ये कम बिखराव होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए वो कम प्रकीर्णित होती हैं, दूर तक पहुंचती हैं, लाल वाली, तो इसलिए वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें हैं, बाकी आपने समझ लिया। इसको एक बार पढ़ लीजिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, डायनामो का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या फिर
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। बड़े ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी है। डायनामो, इसको विद्युत जनित्र भी कहते हैं। इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। विद्युत जनित्र यानी कि डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय प्रेरण होता है। ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। ऐसा हो सकता है? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद गिराई गई है। इसका ये इंटरेस्टिंग है। इसका सी उत्तर है। देखिए, निर्वात में अगर कोई चीज़ गिराई जाए, निर्वात में जहाँ हवा नहीं है, खालीपन एकदम खाली कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा? लोहे और लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में लोहे और लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी। लेकिन यही क्रिया यदि हवा में हो तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। थोड़ा इसको और सिंपल कर दें तो एक आपने लोहे की गेंद गिराई और एक किसी चिड़िया का पंख गिराया, तो पंख ज़्यादा अवरोध होगा पंख में हवा से, और ये भारी है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ये जल्दी गिर जाएगा। हवा इसको कम रोक पाएगी, इसको ज़्यादा रोक पाएगी। निर्वात में अगर आप गिराते तो ये दोनों एक साथ गिरते। ठीक है ना। चलिए, परंतु यही, हाँ ठीक है, हो गया। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? ये नदी है और यहाँ पे समुद्र है, इसमें एक जहाज है। अब ये समुद्र में जा रही है, तो ये जहाज जो है समुद्र में गया तो क्या होगा? स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा? खैर, जहाज तो अभी डुबाना नहीं है। इसका आंसर होगा बी। नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है, ज़्यादा लवणता होती है उसमें। अतः समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है। इससे क्या होगा कि जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसमें नदी वाले में थोड़ा कम घनत्व है तो जहाज थोड़ी नीचे तक दबी हुई है, डूबी हुई है। जैसे ही समुद्र में पहुंचेगी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। अच्छा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है इसका? ये आप जानते हैं। वायुदाब में कमी, वायुदाब में वृद्धि, स्याही के आयतन में वृद्धि, या फिर अत्यधिक भार के कारण। ज़मीन पे, धरती के जितना करीब आप रहते हैं वायुदाब उतना ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होने लगता है। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप पहाड़ी चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो सांस फूलने लगती है, नाक से खून निकल सकता है, इसका क्या कारण है? दबाव ही इसका कारण है, वायुदाब कम हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है। इसका कारण जो है, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव व पेन के अंदर की स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है और फिर बाहर निकलने लगता है। इसके बाद पेन के अंदर जो है स्याही का दबाव अधिक होने के कारण वो बाहर निकल जाता है। ये बात लिखी है। बाकी भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये मेरे ख्याल से अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये ऑप्शन एक बार आपने देख लिया, व्याख्या में दिखाता हूँ। भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है और साथ ही साथ ये सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा ये पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, बचत होती है। अतः उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये जानने लायक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है? बताइए। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या हेक्सेन? ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। इसका आंसर बी है। ये पॉलीमराइजेशन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर अधिक अणुभार वाला अणु बना लेते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक व उत्पाद को बहुलक कहते हैं। जो अणु भाग ले रहे हैं वो एकलक हैं और जो बन गया इनके मिलने से उसे बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। यह एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? इसका सही उत्तर है यहाँ बी है, सिल्वर ब्रोमाइड।
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है, क्योंकि फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है और फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वो किस तरह का परिवर्तन है? प्राकृतिक है, रासायनिक है, भौतिक है, जैविक है? फिलहाल ये बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है बी, जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को फिर से संघनित करके जल में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी को आपने जला दिया, नया रूप राख बन गया, अब उसे दोबारा आप लकड़ी में नहीं बदल पाएंगे। अच्छा, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, इसमें कौन सा है भाई? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट या बेंजाइक एसिड? उत्तर देख लिया आपने? देख ही लिया आपने सोचने का मौका नहीं दिया मैंने। बेंजोइक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है और औद्योगिक रूप से टाल्विन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? जब हम बहुत काम करते हैं तो मांसपेशियां पैर में, जैसे मान लीजिए आप बहुत चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो थकान लगने लगती है, बाद में आराम करेंगे ठीक हो जाती है। तो कौन सा ऐसा तत्व जो है, द्रव जो है, एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, बेंजोइक, यूरिक? तो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, इसका ऑप्शन ए सही है, लैक्टिक एसिड है। बाकी चीज़ें आप मैंने अभी बताई, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, बात बन जाएगी। पृथ्वी की आयु का मापन कैसे किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। कार्बन डेटिंग विधि से, जैव तकनीक विधि से, जैव घड़ी विधि से या फिर यूरेनियम विधि से? यहाँ मुझे लगता है कि आपने जो सोचा है वो शायद गलत हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा है तो फिर ठीक है। इसका जो उत्तर है ना वो डी है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे। पृथ्वी की आयु के मापन की सर्वोत्तम विधि है यूरेनियम विधि। कार्बन डेटिंग जो है ना वो पौधों की उम्र का पता लगाने के लिए, जैसे कोई जीवाश्म मिला है, कोई मतलब जीवाश्म का ही एक तरह से आप कहिए, उनका उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैव तकनीक के द्वारा वनस्पति और जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैव तकनीक को। ये हो गया। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल है, या भारी पानी का तालाब है, या U-238 का यूरेनियम 238 का उत्सर्जक है, या आणविक भट्ठी है? ये इसके क्वेश्चन बड़े ही अजीब तरीके से बनाए गए, आप आराम से गेस कर सकते हैं एलिमिनेट करके। तो ये जो है आणविक भट्ठी होती है परमाणु रिएक्टर जो है। बाकी इसमें क्या होता है, अणु को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी निकलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा विखंडन और संलयन होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं आगे। फिलहाल यही है, इसमें आप इसको पढ़ लेंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? वस्तु 4 लीटर है, उसको 2 लीटर कर दिया तो क्या नहीं बदलेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व? बताइए। ये क्वेश्चन सिंपल है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने से उसका आयतन, भार और द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लेते गोला ही है, तो गोला से इतना आपने काट दिया तो कम हो गया, आयतन बदल गया, भार कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन जिस चीज़ से गोला बना है, मान लेते हैं चाक है या ढेला है, वो घनत्व तो उसका नहीं बदला ना। तो ये बेसिक बात है। तो ये बातें हो गई इसमें कंप्लीट। अब आपका काम यही है कि इसको बार बार रिवाइज करिए, और जल्दी से जब आपका रिवीजन पूरा हो जाए ना तो आप मैसेज कर दीजिए कि सर ये हो गया, अगला वीडियो लेके आइए। मैं इसलिए थोड़ा देर किया पहले वीडियो के बाद इसमें, कि आप कम से कम 1-2 बार में, 3 बार में जल्दी से उसे कंप्लीट कर लें। तो आप जब इसको रिवाइज़ कर लें तो कमेंट कर दें कि ये हो गया है, हमने रिवाइज़ कर लिया है 1 या 2 बार, अब अगली वीडियो जल्दी से लेके आइए। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बार ये रिवाइज़ कर लेते हैं। बाकी एक काम अच्छा करें, अगर सही में आप किसी से जलते नहीं हैं, अच्छे इंसान हैं, तो जिसको ज़रूरत है, जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपको दोस्तों को नहीं पता है, तो नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ, उन्हें शेयर कर दीजिए।
बेस मतलब हो सकता है कि सब्सक्राइब आप ना करें, उन्हें भी ना करवाइए, आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सर्च करके आ जाएंगे और लगता है कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर ही लीजिए, लेकिन शेयर करना ज़रूरी है। आप उन तक पहुंचा दीजिए जो दोस्त इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि ऐसी सीरीज़ चल रही है। तो और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। और हाँ, PDF नोट वाली लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से जाके आप नोट ले सकते हैं। ठीक है जी, नमस्कार।